हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे हमारा ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में आप अब तक कई क्लासेस में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आपको पता ही है एग्रीकल्चर क्या होता है, कृषि। अब यहाँ हम स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करेंगे। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री। इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरली बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री है। क्यों है? क्योंकि यहाँ की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो जुड़ी हुई है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। अब कौन सी उसमें आता है, ये प्राइमरी एक्टिविटी में आता है एग्रीकल्चर। 3 सेक्टर बताए थे ना आप लोगों को, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रेशरी। तो एग्रीकल्चर किस में आता है? प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। अब एग्रीकल्चर के अंदर ही क्या होता है, जो फूड है जो हम खाते हैं उसको प्रोड्यूस किया जाता है। बिसाइड फूड ग्रेन इट ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। अब फूड ग्रेन अनाज के अलावा यहाँ पर और क्या होता है, खाने वाला जो अनाज है वो तो उगता ही उगता है, लेकिन इसके अलावा और क्या प्रोड्यूस करता है, जो रॉ मटेरियल है जो काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है, वो भी एग्रीकल्चर में ही प्रोड्यूस किया जाता है। मोर ओवर सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लाइक। अब यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जिस तरह के कि टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस और एसेट्रा, या इस तरह की जो और भी चीज़ें हैं, इन्हें क्या है, एक्सपोर्ट भी किया जाता रहा है अब तक। अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक टाइप ऑफ फार्मिंग। अब यहाँ हम पढ़ेंगे टाइप फार्मिंग की टाइप्स क्या क्या हैं यहाँ पर। एग्रीकल्चर इज़ एन एज ओल्ड इकोनॉमी एक्टिविटी इन आवर कंट्री। बहुत ही ज़्यादा जो है ओल्ड पुरानी जो एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारे देश की, एग्रीकल्चर। ओवर दिस ईयर कल्टीवेशन मेथड हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। अब यहाँ क्या बताया गया है कि समय के साथ साथ बहुत से जो मेथड हैं वो चेंज हुए हैं लगातार। अब सबसे पहले तो जो है फिज़िकल एनवायरनमेंट किस प्रकार का, हमें क्या उसकी विशेषताएं उसके उसके बारे में देखा जाता है। फिर हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता है कि हमने क्या टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ करनी है। और सोशल जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं हमारी हमारी जो सामाजिक संस्कृति है वो उसके साथ जुड़ी हुई परंपराएं जो हैं वो भी इसके साथ हमारी जुड़ी हुई हैं। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिडेंस टू कमर्शियल टाइप। अब फार्मिंग जो है अलग अलग प्रकार से की जाती है कि सब्सिडेंस फार्मिंग की जा रही है, कमर्शियल फार्मिंग की जा रही है। ये सब डेफिनेशन सब आगे आ जाएंगे आपकी। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिसेस। अब जो आज के दिन में जो इंडिया के अलग अलग पार्ट हैं वहाँ पर ये जो फॉलोइंग सिस्टम है इसको फॉलो किया जाता है फार्मिंग के लिए। अब यहाँ पर सब्सिडेंस और जो कमर्शियल फार्मिंग है, आपको अगर याद होगा तो आपने लास्ट क्लासेस के अंदर ही पढ़ा है। सब्सिडेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जो अपनी कंजप्शन के लिए जो फार्मिंग की जाती है, कि जो भी प्रोड्यूस होगा उसको खुद कंज्यूम करना है। और सेकंड कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, फ़ायदा मुनाफा कमाने के लिए जिसको कि बेस सेल किया जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया इस पैराग्राफ के अंदर, नेक्स्ट है प्रिमिटिव सब्सिडेंस फार्मिंग। अब यहाँ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। अब ये जो प्रिमिटिव सब्सिडेंस फार्मिंग है इसे इंडिया की कुछ हिस्सों में अभी भी जो है वो किया जाता है। प्रिमिटिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड with the help of primitive tools like hoe, dao and digging sticks and family community labor। अब यहाँ क्या बताया गया है कि जो प्रिमिटिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर है ये कैसे की जाती है, छोटे से भूमि के टुकड़े पर की जाती है। अब हेल्प किसकी ली जाती है यहाँ पर, तो जो प्रिमिटिव टूल्स हैं, प्रिमिटिव टूल्स क्या हैं, जो पुराने समय से जो टूल्स जो हैं इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे हौ, कस्सी, कस्सी को बोला जाता है, जैसे कस्सी आप लोगों ने देखा हुआ खेतों में यूज़ की जाती है। डाव, डाव क्या होता है, खुरपा वगैरह होता है। और डिगिंग स्टिक्स जिससे कि खुदाई की जाती है, लंबी सी स्टिक खोदने वाली। एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर, और फैमिली के लोग या कम्युनिटी की जो लेबर है वो यहाँ पर काम करती है।
दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून। जो इस प्रकार की जो फार्मिंग है किस पे डिपेंड करती है, मानसून पे डिपेंड करती है। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सोइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप्स ग्रोन। अब इसके अंदर बता दिए कि मानसून के ऊपर डिपेंड है ये। और जो फर्टिलिटी होती है वो नेचुरली जो सोइल की जो फर्टिलिटी रहती है वही रहती है, इसमें ज़्यादा मतलब कि जो यूरिया वगैरह है या फर्टिलाइजर्स हैं उसको यूज़ नहीं किया जाता। और जो फसल ग्रो करती है, जो टोटल जो नेचुरल एनवायरनमेंट रहता है, एनवायरमेंटल कंडीशन किस प्रकार की है, जो उस एनवायरनमेंट को सूट करती है उस प्रकार की जो क्रॉप है वो वहाँ पर उगाई जाती है। इट इज़ a slash and burn agriculture. Farmers clear a patch of land and produce cereals and other food crops to sustain their family. अब ये क्या है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी है। इसके अंदर क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं, एक जो लैंड का टुकड़ा होता है जहाँ पर कि उसे अनाज उगाना है या फूड ग्रेन जो फूड क्रॉप्स हैं वो उगाने हैं जिससे कि उसकी फैमिली का गुजारा हो सके, उस लैंड के टुकड़े को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, क्लियर अ पैच ऑफ लैंड। व्हेन द सोइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज, जब सोइल की फर्टिलिटी जो उपजाऊ क्षमता है जब वो ख़त्म हो जाती है, द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। अब जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, जो नया भूमि का टुकड़ा होता है वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं कल्टीवेशन के लिए। दीज टाइप ऑफ शिफ्टिंग, ये जो शिफ्टिंग का टाइप है भी एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चलेगा, इससे क्या फ़ायदा होता है, अलाउ नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। जो नेचर को जो फर्टिलिटी है सोइल की वो बढ़ाने में मदद करती है। थ्रू नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, मतलब नेचुरल प्रोसेस के द्वारा ही जो सोइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ती चली जाती है। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ लो as the farmers does not use fertilizers और अदर मॉडर्न इनपुट्स। अब इस लैंड से जो भी प्रोडक्टिविटी होती है एग्रीकल्चर की वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। क्यों? क्योंकि फार्मर्स ने मॉडर्न इनपुट्स तो यूज़ ही नहीं किए, जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह तो यूज़ ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है वो इन लैंड पर कम होती है। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। जो कंट्री है उसके अंदर ये डिफरेंट नाम के साथ ये जानी जाती है। इट इज़ जूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, झूमिंग, झूम एग्रीकल्चर भी इसको कहा जाता है। कौन कौन सी स्टेट्स के अंदर, आसाम, मेघालय, मिज़ोरम एंड नागालैंड, पोमालू इन मणिपुर, दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पर इसे झूमिंग कहा जाता है। अब है आपका झूमिंग। द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, कोनुको इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राज़ील, मोसोलो इन सेंट्रल अफ्रीका, लोडेंग इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। इन जूमिंग जो ये एग्रीकल्चर है इसे क्या क्या नाम दिए हुए हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। इन इंडिया दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज़ कॉल्ड व्यवहार दाया इन मध्य प्रदेश, पोडू और पैंडा इन आंध्र प्रदेश, पामा दाबी और कोमन और ब्रिंगा इन ओडिशा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट, वेलेरे और वाल्टर इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खिल इन द हिमालयन बेल्ट, कुरवा इन झारखंड एंड जूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और यहाँ पर इंडिया में क्या क्या अलग अलग नाम दिए गए हैं अलग अलग रीजन्स के अंदर, वो नाम यहाँ पर बताए गए हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेक्स्ट पेज पर, इंटेंसिव सब्सिडेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। अब ये जो फार्मिंग है, इंटेंसिव सब्सिडेंस फार्मिंग, ये उन एरिया के अंदर की जाती है जहाँ पर हाई पॉपुलेशन का प्रेशर होता है लैंड पर। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, मतलब लेबर इसके अंदर मुख्य होती है। वेयर हाई doses of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining higher production। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा जो हाई डोजेज़ हैं बायोकेमिकल्स की और इरिगेशन की, वो मतलब इरिगेशन बहुत ज़्यादा की जाती है, जो केमिकल है वो बहुत ज़्यादा डाला जाता है, जिससे कि हायर प्रोडक्शन जो है या हायर प्रोडक्टिविटी जो है उस लैंड से ली जा सके। दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीज़न ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन। अब देखो, अब क्या होता है, राइट टू इनहेरिटेंस क्या है कि भाई जो आगे वंश में आगे से आगे ज़मीनें बट रही हैं, डिवीज़न हो रहा है किसका, लैंड का। तो अब जनरेशन के अंदर क्या हो रहा है, generations have rendered land holding size अनइकोनॉमिकल। अब जो उनके हिस्से जो आगे आगे जो लैंड के टुकड़े आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, अनइकोनॉमिकल हो रहे हैं उनके लिए, मतलब कि ज़्यादा आर्थिक फ़ायदा उनको नहीं मिल रहा है। द फार्मर कॉन्टिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड। अब जो उनके पास ये छोटी बहुत लिमिटेड जो लैंड उनके पास होती है, तो फार्मर क्या करते हैं, उससे ज़्यादा जो है आउटपुट लेने की कोशिश करते हैं लिमिटेड लैंड से, इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। बजाय कि अपनी जीविका चलाने के कोई और अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढे, उसी ज़मीन से ज़्यादा उपज जो है वो चाहते हैं। दस देयर इज़ एनॉर्मस प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड। इससे क्या होता है, इस एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। अगर यहाँ तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।